हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी तक हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके थे। इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, बहुत सारी एनालिसिस कर चुके थे ग्राफिकल, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर चुके थे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, कुछ गेट के और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अच्छे एग्जाम्पल्स, जिनको करने के बाद आपको लगेगा बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। और आगे भी मैं बहुत टफ एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ, बहुत अच्छे। अब ये शुरुआत है एग्जांपल्स की, हो गई है। बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, पहला 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा है, फिर अभी और 2-3 क्वेश्चन इसी लेक्चर में लूंगा, और आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी जो अगला क्वेश्चन है गॉसियन रैंडम वेरिएबल, वो बहुत अच्छा है इन दोनों से भी, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके अगर करना है। दोनों को खुद से ट्राई करो। अगर आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाई गई है, जो समझाया गया, अगर आपको समझ में आ गया, देन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक है। क्या है, ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, किसी रैंडम वेरिएबल होगा, और कैसा रैंडम वेरिएबल होगा, ऑब्वियसली अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। फॉर दैट वी डिफाइन व्हाट, probability density function, nothing but probability density function p of x, probability density function। अगर ये random variable x कैपिटल x होता तो f सफिक्स कैपिटल x एंड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये x जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल का फंक्शन होता है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्मॉल x। इन्होंने p से लिख दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। px इज नथिंग बट k e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 for x minus infinity to infinity। the value of k is पूछा गया है। तो पीडीएफ आपको गिवन है रैंडम वेरिएबल का, एंड यू हैव बीन आस्क्ड and the to find out the value of k, you are asked to find the value of k, ठीक है ना। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब अगर ध्यान से देखो, जो ये पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ ही है ना। अगर ये रैंडम वेरिएबल x होता, कैपिटल x, तो उसका पीडीएफ एफ एक्स एक्स यही मैं लिखता इस तरह से, क्या, k इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो लिखता। फॉर x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑब्वियसली फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही तो होता है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, ये जो पीडीएफ है इस रैंडम वेरिएबल x का, रैंडम वेरिएबल x हमने मान लिया, उसका पीडीएफ है, इट इज इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में जब पीडीएफ डिफाइंड होता है, ये आपको कौन से पीडीएफ की याद दिला रहा है, इट इज नथिंग बट द गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ की याद दिला रहा है। ये किसकी पीडीएफ की याद दिला रहा है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ की याद दिला रहा है। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ अगर कोई है तो उसका पीडीएफ कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर होता है। ये किसका पीडीएफ है, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल का हैविंग मीन वैल्यू म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक चीज और आपको पता है कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, गॉसियन हो, नॉन गॉसियन हो, एनी रैंडम वेरिएबल, कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, तो उसके पीडीएफ के अंदर टोटल एरिया अंडर कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। उसको हमने प्रूव किया था। तो मैं क्या कह सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी px जो पीडीएफ है उसके अंदर टोटल एरिया राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये किसी भी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल के लिए ट्रू है, नॉट ओनली फॉर गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इट इज ट्रू फॉर एनी गिवन रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ये 1 होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या है, k इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसी यहीं से आपकी k की वैल्यू आएगी। अब ये देखो, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल के फॉर्म का है, तो मैंने क्या किया, k तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, रूट 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन और रूट 2 पाई का डिवीजन कर दूं, तो ये 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx हो जाएगा। रूट k को बाहर रूट 2 पाई और रूट 2 पाई से डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इज इक्वल टू 1, ये तो होना ही चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, k √2 पाई √2 पाई। अब ये अगर देखो ध्यान से, ये पीडीएफ है किसी गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है।
अब देखो अगर मैं म्यू की वैल्यू इस गॉसियन रैंडम वेरिएबल में म्यू की वैल्यू 0 रख दूं तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दूं तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और साथ में 1 अपान रूट 2 पाई, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दी तो रूट 2 पाई आ जाएगा। तो एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल जिसका मीन म्यू 0 है और सिग्मा स्क्वायर 1 है, उसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट 2 पाई, सिग्मा स्क्वायर 1 रख दो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो ये क्या है, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है 1 अपान रूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। और किसी भी रैंडम वेरिएबल के अंदर टोटल एरिया अंडर कर्व पीडीएफ का क्या होता है, 1। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है, ये परफेक्टली पीडीएफ ये है। अगर इसमें 1 अपान रूट 2 पाई मिसिंग होता तो ये परफेक्ट पीडीएफ नहीं होता। परफेक्ट पीडीएफ ये है गॉसियन रैंडम वेरिएबल का, उसमें 1 अपान रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर वाला टर्म और ये भी होना चाहिए, इसीलिए 1 अपान रूट 2 पाई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इट इज द परफेक्ट पीडीएफ ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन 0 एंड वेरिएंस 1। और जब ये परफेक्ट पीडीएफ है और उस पीडीएफ के अंदर हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब हम टोटल एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं, मतलब ये टोटल एरिया अंडर कर्व पीडीएफ है गॉसियन रैंडम वेरिएबल जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है। तो ये भी एरिया क्या आएगा, 1 आएगा, ये एरिया 1 आएगा। तो बचा क्या, k, यहां से ये बच गया k इंटू रूट 2 पाई इज इक्वल टू क्या बच गया, इंटू 1, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान रूट 2 पाई, ठीक है, 1 अपान रूट 2 पाई। यही k की वैल्यू रख दोगे 1 अपान रूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये पीडीएफ हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड पीडीएफ हो जाएगा एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जिसका मीन म्यू 0 है और वेरिएंस क्या है, 1 है, और k की वैल्यू 1 अपान रूट 2 पाई रखते ही यही वाला पीडीएफ आ जाएगा कि नहीं, 1 अपान रूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा px की वैल्यू। तो ये एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ गिवन था और उसमें k की वैल्यू 1 अपान रूट 2 पाई हो जाए तो ये परफेक्ट पीडीएफ हो जाएगा, वही आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्चुअली इसको डायरेक्ट देख के आप आंसर टिक कर देना चाहिए था, 1 अपान रूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सिग्मा स्क्वायर म्यू 0 है, सिग्मा स्क्वायर 1 है, तो 1 अपान यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या आता है, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर आता है, सिग्मा स्क्वायर 1 रख दो तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 अपान रूट 2 पाई होनी चाहिए, तब जाके ये एक परफेक्ट पीडीएफ बन जाएगा। क्योंकि पीडीएफ बनने के लिए एरिया अंडर कर्व मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट पीडीएफ है। अगर टोटल एरिया अंडर कर्व 1 के अलावा कुछ आ गया तो यानी कि वो परफेक्ट पीडीएफ है ही नहीं, फिर वो फेल कर जाएगा, मतलब वो पीडीएफ आपने वेल डिफाइंड किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से ये एरिया आ गया। तो जब भी रैंडम गॉसियन रैंडम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन आ गया पीडीएफ में, तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल के टर्म में आप सोचना शुरू कर दो और उसका एरिया कहाँ पे 1 होता है, कैसे 1 होता है, कब 1/2 होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी, उसी को आपको यूटिलाइज करना था। 1 अपान रूट 2 पाई आ गया कि नहीं। अब इस चीज को बताइए, दूसरे क्वेश्चन को करिए। क्यू फंक्शन के टर्म में आपको आंसर देना है, फिर मैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन लेने वाला हूं वो बहुत अच्छा है। उसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट थोड़ा सा इजी है, दूसरा पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। x इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद ए मीन 4 एंड द वेरिएंस 9, दैट इज, कैसे लिखते हैं इसको, यहां म्यू लिखते हैं, यहां सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान रखना कभी भी अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दें ये, तो पहला वाला जो होता है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सिग्मा को, ठीक है ना। तो हमेशा इस गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू कितना है पहले लिख लो, 4 है, और सिग्मा स्क्वायर कितना है, 9, और ये इंप्लाई करता है सिग्मा कितना है फिर 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है 3 है, ठीक है ना, सिग्मा कितना है 3 है, ठीक है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो क्या पूछा है, पहला पार्ट ए क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 7, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 7। तो आप सिंपली क्या कहते हो, प्रोबेबिलिटी, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, अगर इसका मैं पीडीएफ लिखूं, x क्या है आपका, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, और ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल का अगर मुझे पीडीएफ लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं, क्या है, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 9, e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू
का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। ये इसका पीडीएफ है गिवन गॉसियन रैंडम वेरिएबल का, जिसका मीन 4 है और वेरिएंस 9 है। अब आपको मैंने बताया था अगर कोई जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल आ जाए और उसकी कोई प्रोबेबिलिटी पूछे तो आप क्यू फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर कोई जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और मुझे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है x ग्रेटर देन x की, तो नथिंग बट q फंक्शन हो जाता है, qx हो जाता है। लेकिन अगर ये जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है और मुझे पूछी जा रही प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन स्मॉल x, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, q ऑफ स्मॉल x जो कि 7 है, x ग्रेटर देन x की प्रोबेबिलिटी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल के केस में, q फंक्शन के केस में कैसे लिखते हैं, q ऑफ जो x है, अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तो q ऑफ ये 7 हो जाता, q ऑफ x हो जाता, यही स्मॉल x है। लेकिन अगर जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल तो q ऑफ जो ये स्मॉल x है, स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये ऐसे लिखते हैं 7 माइनस म्यू इज नथिंग बट 4 अपॉन सिग्मा इज नथिंग बट 3। यहां पे देखो गलती बहुत लोग क्या करते हैं, 7 माइनस 4 क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 1 की वैल्यू टेबल से देख लोगे, जो किसकी टेबल है, ऑब्वियस सी बात है क्यू फंक्शन की टेबल, वहां से क्यू ऑफ 1 की वैल्यू देख लो, है ना, उसकी वैल्यू एट 1 पे क्या है, क्यू फंक्शन की वैल्यू, क्यू ऑफ एक्स की टेबल दी होगी और x की जगह अब यहां है क्या, 1 है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर qx की टेबल आप देखोगे, qx की टेबल, तो qx की टेबल में x इज इक्वल टू 1 पे q की वैल्यू होगी, वही q ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। यही अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता जिसका मीन 0 होता और वेरिएंस 1 होता, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 7 हो जाता, q ऑफ 7 हो जाता सिंपली। लेकिन ये मीन 4 और 9 होने की वजह से ये q ऑफ 1 के बराबर है, ठीक है ना, यहां से आपने निकाल दिया। अब एक चीज और ध्यान देना, इन सब क्वेश्चन में गलती आप क्या करते हो, ये होता है क्या मीन, ये तो ठीक है, इसमें नहीं, ये होता है वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, और आपको क्यू फंक्शन निकालते वक्त यहां सिग्मा चाहिए होता है। कई बार जल्दबाजी में गलती क्या होती है, 7 माइनस 4 अपान यहां आप सिग्मा स्क्वायर 9 कर देते हो, कि 7 माइनस 4 अपान 9, और ये क्या आ जाता 3 अपान 9 क्यू ऑफ 1/3, आंसर गलत। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है। ये यहां पे जो लिखा हुआ है, ये पहला मीन म्यू है, दूसरा सिग्मा स्क्वायर है, और सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट 9 इज इक्वल टू क्या, सिग्मा आ जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, वो 3 आएगा बेटा, है ना। तो यहां वो सिग्मा यूज करना है, 3 वैल्यू यूज करनी है, ना कि 9। ये गलती बहुत लोगों से होती है, ठीक है। बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल, जो जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये कैसे लिखते हैं बेटा, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 9 लिख सकता हूं। 0 से इन्फिनिटी तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, फिर 9 से इन्फिनिटी तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं। 0 से इन्फिनिटी वाले सैंपल की प्रोबेबिलिटी में से 9 से इन्फिनिटी वाले सैंपल की प्रोबेबिलिटी घटा दूं तो बच क्या जाएगा, 0 से 9 वाले सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी वही है, 0 से इन्फिनिटी वाली प्रोबेबिलिटी है, 9 से इन्फिनिटी वाली ये, 0 से इन्फिनिटी वाले में से 9 से इन्फिनिटी वाला घटा दो, बच जाएंगे 0 से इन्फिनिटी वाले। और x ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी, x ग्रेटर देन x की प्रोबेबिलिटी लिखने मुझे आता है क्यू फंक्शन के फॉर्म में, किसी भी जनरल रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होता है, x ग्रेटर देन x, मैं वहां y रैंडम वेरिएबल ले लिया था गॉसियन जनरल, तो y ग्रेटर देन 0 के लिए, y ग्रेटर देन x के लिए लिखा था, यहाँ x ग्रेटर देन x के लिए लिखना है, तो ये स्मॉल x है, कैसे लिखते हो, स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस x ग्रेटर देन 9 के लिए लिखोगे क्यू फंक्शन कैसे, x ग्रेटर देन स्मॉल x की वैल्यू 9 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहां स्मॉल x क्या है, जो ये वाली वैल्यू, x ग्रेटर देन स्मॉल x के लिए क्यू ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहां से क्या आ गया, क्यू ऑफ 0 माइनस 3 अपॉन सिग्मा कितना है बेटा, सिग्मा इज 3 माइनस क्यू ऑफ 9 माइनस म्यू कितना है, दैट इज 4, है ना। ये क्या है, ये 3 नहीं है बेटा, ये 4 है, देखो गलत कर रहे हैं। 0 माइनस म्यू इज 4 एंड सिग्मा इज 3, 9 माइनस म्यू इज 4 अपॉन सिग्मा इज 3, तो ये आ गया क्यू ऑफ -4/3 माइनस क्यू ऑफ 9 माइनस 4 5
5/3। और आपको पता है Q फंक्शन की वैल्यू x बढ़ने पे घट जाती है, तो -4/3 से 5/3 क्या है, ज्यादा, तो Q ऑफ 5/3 की वैल्यू क्या है, कम है Q ऑफ -4/3 की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -4/3 है, यहाँ x की वैल्यू 5/3 है। Q फंक्शन के अंदर वाले x की हम बात कर रहे हैं, इस x को मत अब ले लेना जो हमने यहाँ x लिया हुआ है, ये वाला x, वो तो x यूज हो गया, फिर ये Q फंक्शन के फॉर्म में आ गया, और ये अंदर वाले को हम क्या मान रहे हैं, Q फंक्शन, अगर Q ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q फंक्शन की टेबल को, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या है, x ही है। तो Qx फंक्शन की वैल्यू एट स्मॉल x इक्वल टू -4/3 निकाल दें तो Q -4/3 मिल जाएगा। Qx फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5/3 निकाल दें तो Q 5/3 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि Qx फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x बढ़ने पे वो घटता है, तो जब -4/3 से ये 5/3 हो गया तो x बढ़ गया, तो वैल्यू Q फंक्शन की क्या होगी, घट गई, तो Q ऑफ -4/3 इज ग्रेटर देन Q ऑफ 5/3, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव आएगी या तो 0 आएगी, ठीक है ना, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेबल से देखनी पड़ेगी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी में ये देखो यहाँ पे इक्वलिटी भी होती 0 और 9 पे, यहाँ पे 7 पे इक्वलिटी होती तो भी यही आंसर आते। 0 पे इक्वलिटी, 9 पे इक्वलिटी आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, मैंने ये बताया था, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट के एडिशन से या जाने से टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। और गॉसियन रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना, हैविंग अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये Q फंक्शन की वैल्यू आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो इन Q फंक्शंस की वैल्यू आपको गिवन रहती। हो सकता Q -4/3, Q 5/3 वैल्यू के अलावा कुछ और Q फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, जो आप कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक कर दो। जैसे मैंने यहाँ कहा था ना, कई बार आप सिग्मा को 9 ट्रीट कर लेते हो, तो 7 - 4 अपॉन सिग्मा को 9 ले लिए तो ये क्या आता, 7 - 4 3/9, Q ऑफ 1/3। तो Q ऑफ 1/3 की वैल्यू भी हो सकता है आपके एग्जाम में गिवन हो, ये अगर आप गलती करो तो उस Q फंक्शन की वैल्यू आपके एक वैल्यू गिवन हो और आप आंसर टिक कर दो उस वैल्यू को यूज करके, ठीक है ना। तो आपको जो Q फंक्शन आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद उनकी वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं एग्जाम में, और उसके अलावा कुछ Q फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू भी गिवन हो सकती हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप सही कैलकुलेशन करो। नहीं तो अगर वही Q फंक्शन गिवन होंगे जो सॉल्व करने के बाद आएंगे तो आप गेस कर लोगे कि भाई इन्हीं Q फंक्शंस के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज गिवन है। जिनकी वैल्यू गिवन नहीं है उनके फॉर्म में नहीं आना चाहिए, कॉमन सेंस आप लगा लोगे। इसलिए कुछ ऐसे Q फंक्शन की वैल्यूज भी गिवन होती हैं एग्जाम में नॉर्मली, जो यूज नहीं आएंगे फाइनल आंसर निकालने में, तो वो आपको चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हैं, गॉसियन रैंडम वेरिएबल का है। पहला पार्ट आप हो सकता है इजीली सॉल्व कर लोगे, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। लेते हैं वो क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. तो एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट यू फील दैट इट विल बी इजी, बट सेकेंड पार्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी, एंड इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना, और आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, देन हम सॉल्व करते हैं। या तो खुद से पहले ट्राई करिए विद बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, जो आपने सीखा है, जिन चीजों को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए उनको यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता देन वॉच द सोल्यूशन, एंड कहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पे आप मिस कर रहे हो चीजों को, तो वो आप तभी पता कर पाओगे जब आप खुद से पहले चीजें जो सीख लियो उसको अप्लाई करो। नहीं कर पा रहे हो तो जब सोल्यूशन देखोगे तब आपको अपना मिसिंग पार्ट पता चलेगा, तब आप इंप्रूव कर पाओगे। डायरेक्टली सोल्यूशन देखोगे तो आपको अपना मिसिंग पार्ट पता चलने में बहुत देरी लगेगी, और वही मिसिंग पार्ट आपके एग्जाम के लिए नुकसान कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्राई जरूर किया करो विद बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, है ना, ठीक है। द नॉइज वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मॉडल्ड एज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। नॉइज हमेशा गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह इन जनरल मॉडल होता है। मैं जब रैंडम प्रोसेस पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पे ये सब चीजें और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि क्यों जो इलेक्ट्रिक नॉइज है उसको गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल करते हैं, गॉसियन रैंडम प्रोसेस की तरह वहां प्रोसेस आ जाएगा। क्यों मॉडल करते हैं मैं उसको प्रूफ करूंगा आपको, ठीक है ना। अभी यहां पे इज मॉडल्ड एज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद मीन इक्वल टू 0
तो क्या है, अगर मैं इसको एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल x मान लूं जो नॉइज वोल्टेज है, इसको मैं क्या मान लूं, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, इट इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल जो आपका नॉइज वोल्टेज है, उसको मैं मान लेता हूं क्या है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। ये नॉइज वोल्टेज कुछ भी वैल्यू ले सकता है, राइट फ्रॉम -∞ टू +∞। नॉइज है, नॉइज वोल्टेज कुड बी -∞ टू +∞, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको वही गॉसियन रैंडम वेरिएबल बोल दिया। तो नॉइज वोल्टेज कुड बी एनीथिंग बिटवीन -∞ टू ∞, एंड इट्स पीडीएफ, जो नॉइज वोल्टेज है इसका पीडीएफ गॉसियन रैंडम गॉसियन फंक्शन की तरह है, इसीलिए इस नॉइज वोल्टेज को आप मॉडल कर रहे हो किसकी तरह, एज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब समझना, नॉइज वोल्टेज को गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल, क्योंकि नॉइज वोल्टेज एक नॉइज है, नॉइज वोल्टेज कुड बी एनीथिंग बिटवीन -∞ टू +∞। जनरल अगर हम डिफिनेशन से चाहें, कोई भी वोल्टेज हो सकता है, माइनस में कुछ हो सकता है, प्लस में कुछ हो सकता है, -∞ से +∞ कोई वैल्यू। अब उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ये, क्योंकि वो -∞ से ∞ कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई वैल्यू एज्यूम कर सकता है, आप सर्टेन नहीं हो, तो ये रैंडम वेरिएबल है। इसका पीडीएफ गॉसियन फंक्शन अगर है, तो ये कैसा वेरिएबल है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है ना। तो जो आपका नॉइज वोल्टेज है, इट इज अ मॉडल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल, एंड दैट रैंडम वेरिएबल इज हैविंग पीडीएफ Gaussian function, that's why it is modeled as a Gaussian random variable, इसलिए कहा जा रहा है। तो हर चीज के एकदम दिमाग लगा के सोचो ये कैसे फ्रेम किया गया, क्या चीजें हो रही हैं, देन यू विल एंजॉय इट, है ना। विद द मीन इक्वल टू 0, ये x क्या है, नॉइज वोल्टेज है एक तरह से, उसको हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह मेजर मॉडल किए हैं, नॉइज वोल्टेज, ठीक है ना। अब इसका जो मीन है, म्यू क्या है, दैट इज 0, and variance is equal to 10 की पावर -8, सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट 10 की पावर -8, और मैंने हमेशा कहा सिग्मा फाइंड आउट कर लिया करो, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज 10 की पावर -4। ऑब्वियसली ये सब चीजें म्यू मीन है, ये एक वोल्टेज ही होगा, सिग्मा स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर होगा, स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा एक वोल्टेज होगा 10 की पावर -4 वोल्ट, है ना। तो यहाँ यूनिट नहीं ले रहे हैं, सब कुछ वोल्ट में है, उसको वोल्ट में रहने देते हैं, तो उसको लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इसीलिए यूनिट नहीं लिखा है, मतलब सब कुछ वोल्ट में है, ठीक है ना, कोई लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस गॉसियन रैंडम वेरिएबल की अगर मैं पीडीएफ की बात करूं, जो नॉइज वोल्टेज है उसको, जिसको हमने गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल किया, उसका पीडीएफ कुड बी लुक लाइक √2π सिग्मा स्क्वायर, जहां सिग्मा ये वैल्यू रख देंगे, e की पावर -x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि मीन 0 है, इस तरह का होगा, जहां सिग्मा स्क्वायर आपका गिवन है 10 की पावर -8। अब पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ नॉइज एक्सीड्स 10 की पावर -4। यही तो है, जो नॉइज वोल्टेज है, जो नॉइज है, उसको आपने एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल की तरह मॉडल किया, और उस गॉसियन रैंडम वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, x। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉइज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि नॉइज वोल्टेज इज अ रैंडम थिंग, और उसका जो पीडीएफ है दैट इज अ गॉसियन फंक्शन। आप इस तरह से समझ रहे हो। अब पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ नॉइज एक्सिस्ट 10 की पावर -4। तो नॉइज की वैल्यू 10 की पावर -4 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब नॉइज वोल्टेज 10 की पावर -4 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और नॉइज वोल्टेज है कौन, गॉसियन रैंडम वेरिएबल x। मतलब आपसे पूछा क्या है पहले पार्ट में, प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वोल्टेज, जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रैंडम वेरिएबल x से, इट इज ग्रेटर देन 10 की पावर -4, यही तो पूछा गया। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ नॉइज एक्सीड्स, नॉइज की वैल्यू 10 की पावर -4 से एक्सीड कर जाएगी, मतलब नॉइज वोल्टेज 10 की पावर -4 से एक्सीड कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो x है, जो नॉइज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर 10 की पावर -4 से ज्यादा हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यही तो बतानी है। प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वोल्टेज x टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर -4, एक्सीड्स 10 की पावर -4, ठीक है। अब देखो ये सिंपली क्या हो गया, x एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, और आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, x ग्रेटर देन x की, तो इसको q फंक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, q ऑफ, और एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल तो है नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तो मीन 0 एंड वेरिएंस क्या होता, 1 होता, सिग्मा स्क्वायर। तो x ग्रेटर देन x की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, q ऑफ x हो जाती। लेकिन x ग्रेटर देन स्मॉल x की प्रोबेबिलिटी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल में कैसे लिखते हैं, ये स्मॉल x है, स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऐसे ही तो लिखते हैं। q ऑफ 10 की पावर -4 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 0 अपॉन सिग्मा क्या है 10 की पावर -4। ये गलती से 10 की पावर -8 मत कर देना, है ना, यही गलती सब लोग करते हैं। q ऑफ क्या आ गया 1।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि नॉइज एक्सीड कर जाएगा 10-4, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ क्यू फंक्शन एट 1, है ना, वैल्यू ऑफ क्यू फंक्शन एट 1, सिंपली यहां से हमने निकाल दिया। ये पार्ट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसी में अगला पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बिटवीन -2 into 10⁻⁴ एंड 10⁻⁴। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वोल्टेज, जो कि रैंडम वेरिएबल x के फॉर्म में मॉडल हुआ है, वो -2 × 10⁻⁴ से 10⁻⁴ के बीच में है, ये पूछा है दूसरे पार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बिटवीन -2 × 10⁻⁴ एंड 10⁻⁴, तो -2 × 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁴ के बीच में है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ग्रेटर देन -2 की पावर 10⁻⁴ एंड अप टू 10⁻⁴, इस रेंज में नॉइज वोल्टेज x के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रैंडम वेरिएबल x इस रेंज में वैल्यू लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नॉइज वोल्टेज। तो इस रैंडम वेरिएबल x के इस रेंज में वैल्यू लेने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वही नॉइज वोल्टेज की इस रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यही आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये x जो रैंडम वेरिएबल है, ये नॉइज वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने एक कह रहा है नॉइज वोल्टेज, प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वोल्टेज बिटवीन दिस रेंज, आप वही निकाल लो। तो इसको मैं लिख सकता हूं Q ऑफ, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन दिस माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 10⁻⁴, दो भाग में ब्रेक कर दूंगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁴ माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस ऑफ q × 10⁻⁴ माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही होगा कि नहीं बेटा, ध्यान से बताना। इसको मैं x a से b के बीच में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x a से b के बीच की प्रोबेबिलिटी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन a, यहां जो a है x ग्रेटर देन a, माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन b, अगर ये b है तो x a ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी में से मैं x ग्रेटर देन b की प्रोबेबिलिटी घटा दूं, तो मुझे मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी x a से b के बीच की। तो x ग्रेटर देन a, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a, जहां पे a क्या है -2 × 10⁻⁴, और गॉसियन रैंडम वेरिएबल के केस में x ग्रेटर देन x की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, किसी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल में, तो x ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं q फंक्शन के फॉर्म में, कैसे लिखी जाती है, x ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो a जहां पे इतना है तो a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b की कैसे लिखी जाएगी, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी क्यू फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन b, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन a माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन b, है ना, तो उससे मुझे मिल गई प्रोबेबिलिटी x बिटवीन a एंड b। तो x ग्रेटर देन b की प्रोबेबिलिटी क्यू फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल, x ग्रेटर देन b के लिए कैसे लिखी जाएगी, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x ग्रेटर देन x के लिए कैसे लिखी जाती है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x ग्रेटर देन b के लिए क्या हो जाएगा, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, b की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, तो इस चीज को निकाल लेते हैं, q ऑफ -2 × 10⁻⁴ माइनस 0 अपॉन 10⁻⁴ माइनस q ऑफ 10⁻⁴ माइनस 0 अपॉन 10⁻⁴, ठीक है ना। तो ये आ गया 10⁻, q ऑफ -2 माइनस q ऑफ 1 आ गया, और ऑब्वियसली q ऑफ -2 विल बी ग्रेटर देन q ऑफ 1, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता है q फंक्शन में उसकी वैल्यू घटती है, तो -2 इज लेसर देन 1, तो जैसे x बढ़ा q फंक्शन की वैल्यू घट गई, मतलब q1 विल बी लेसर देन q ऑफ -2, x जैसे -2 से बढ़ के 1 हुआ, q फंक्शन की वैल्यू घट गई, तो q ऑफ -2 इज ग्रेटर देन q ऑफ 1, तो ये डिफरेंस कुछ पॉजिटिव आएगा, और वही होगा प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन दिस रेंज। सिंपल, q फंक्शन के फॉर्म में निकाल लिया वैल्यू की नहीं, हमेशा। और मैंने लिखवाया भी था, कोई गॉसियन रैंडम वेरिएबल है x a से b के बीच में उसके वैल्यू ले, जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस q ऑफ b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और ये आया कैसे फार्मूला, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आ रहा है, कैसे लॉजिकली लिख रहे हो, इस फार्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे वो फार्मूला लिखा जाता है वो समझ लो, और इस x ग्रेटर देन a और लेस देन b को हम किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जब भी q फंक्शन के फॉर्म में कुछ लिखना हो तो x ग्रेटर देन x के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन a या x ग्रेटर देन b या x ग्रेटर देन c के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को लिखना पड़ेगा। तो इसको मैंने प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन b लिखा, तो x ग्रेटर देन a के लिए q फंक्शन लिखना मैंने सिखाया था, x ग्रेटर देन b के लिए तो ये a के लिए ये लिखा है, b के लिए ये, और बीच में माइनस साइन है,
तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको लिखना सिखाई थी, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स बिटवीन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ क्यू फंक्शन, ये यहां से आ गया। तो अब आप टेबल से क्यू ऑफ माइनस टी क्यू ऑफ 1 निकालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले पार्ट के दोनों चीजें हो गई, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्यू ऑफ 1 है, दूसरे पार्ट का आंसर क्यू ऑफ माइनस 2 माइनस क्यू ऑफ 1 है। ये टेबल से वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना, एग्जाम में गिवन होगा। मेन अब ये है क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है, इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है ना। इतना अब आप यूज टू होते जा रहे हो, कैसे लिख रहे हैं, लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझिए, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नॉइज इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्सीड्स 10 की पावर -4। इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। ये सब आप नोट कर लिए होंगे। पहला पार्ट आसान है, दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी के इंफॉर्मेशन थियरी में भी वही लेक्चर्स हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बोल रखा है कि कौन से प्रोबेबिलिटी के लेक्चर आपको कंपलसरीली देखने हैं इन सब चीज़ों को सीखने के पहले, जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है। अब उसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, उसको आपको देख के रखने हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो दूसरे पार्ट को करते हैं। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नॉइज इज पॉजिटिव, नॉइज की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या है, नॉइज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट अगर लिखूं मैं, एक इवेंट इवन क्या है, इवन क्या है, दूसरे पार्ट को मैं कह रहा हूं इवन इज इवेंट वेयर नॉइज वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट इज यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो मैं एक इवेंट बना लिया, इवेंट वेयर नॉइज वैल्यू इज पॉजिटिव। नॉइज वैल्यू की पॉजिटिव का क्या मतलब, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 0 या 0 से ज्यादा, तभी तो नॉइज वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। नॉइज वोल्टेज किससे रिप्रेजेंटेड है, रैंडम वेरिएबल एक्स से। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल एक्स 0 या 0 से ज्यादा वैल्यू लेगा, मतलब आपकी नॉइज वोल्टेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। 0 या 0 से ज्यादा वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मैंने उसको एक इवेंट इवन मान लिया, इवेंट वेयर नॉइज वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट इज एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्सीड्स 10 की पावर -4। कह रहा है गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नॉइज इज पॉजिटिव, कह रहा है कि ऑलरेडी नॉइज की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है, तो अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी बता दो कि इट एक्सीड्स 10 की पावर -4। तो ये वो वाला केस है कि नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, कि एक इवेंट इवन ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, तो E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉइज हमें ये पता है, इवन इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है वो हमें पता है, तो अब हमें बताना E2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाया था आपको, है ना। तो यहां पे क्या है, नॉइज पॉजिटिव है, ये हमें पता चल चुका है। अब हमें बताना है कि वो 10 की पावर -4 से ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो E2 इवेंट क्या है, E2 इवेंट क्या है, वेयर नॉइज वैल्यू एक्सीड्स व्हेन 10 की पावर -4, दैट इज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो E2 इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, व्हेन वेयर नॉइज वैल्यू एक्सीड्स 10 की पावर -4, x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 लिखो या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी। और आपने ये निकाल भी रखा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 पहले केस में, ये ना, है ना। व्हाट इज नॉइज एक्सीड्स 10 की पावर -4, ये क्या आया था, Q ऑफ 1 आया था, ध्यान रखना, है ना। इस चीज को हम यहां यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये हमें पता चल चुका है कि नॉइज पॉजिटिव है, इट इज ऑलरेडी नोन, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में से ही कोई वैल्यू लिया है, 0 या 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितने पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं उसी में से कोई वैल्यू लिया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वैल्यू एक्सीड्स 10 की पावर -4। नॉइज पॉजिटिव हो चुकी है, ये इवेंट हमें पता है, तो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नॉइज 10 की पावर -4 से ज्यादा है। तो यहां दो इवेंट है, एक इवेंट इवन इज ऑलरेडी हैपेंड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E2। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। और ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 की पावर -4। x ग्रेटर देन 0 को या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को, दोनों बातें सेम है। ग्रेटर देन 10 की पावर -4 को या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैंने कहा था इक्वल टू से प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है,
E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नॉइज एक्सीड कर गया 10 की पावर -4 से, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है वेयर इवेंट इवन हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड। ऐसे ही बताते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इवेंट इवन दैट नॉइज इज पॉजिटिव इज ऑलरेडी हैपेंड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट E2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉइज वैल्यू एक्सीड 10 की पावर -4। इस चीज को आप कैसे लिखते हो बताओ? प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन इवन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखते हो कि नहीं, बताओ ध्यान से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही आपको बताना है, यही चीज आपको बतानी है, यही, ठीक है ना, यही चीज कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यही होता है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे उससे डिवाइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको पता चल चुकी है, इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन इवेंट क्या है, इवन की नहीं पता चल चुकी है। E2 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ठीक है ना, E2 की प्रोबेबिलिटी पता है, इवन की नहीं, ठीक है ना। अब देखो E2 इंटरसेक्शन इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन इवन मतलब क्या, E2 इवेंट क्या है बता रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, E2 इंटरसेक्शन इवन की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 की पावर -4 इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसी की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। इवन इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, इवन इवेंट क्या बता रहे, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना इवन इवेंट का होना है, E2 इवेंट का होना मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 - 4 का होना है। तो इवन इंटरसेक्शन E2 इवेंट क्या हो गई, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 - 4 इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बता रहा है इवन इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इवन इवेंट क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी दैट x, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां क्या था, E2 इवेंट क्या थी, E2 इवेंट थी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 - 4 का होना, इवन इवेंट थी x का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना। इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है E2 इंटरसेक्शन इवन की प्रोबेबिलिटी, और इवन इवेंट क्या थी, इवन इवेंट का होना मतलब x का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना, और इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी है। अब बताओ ध्यान से, पहली चीज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 - 4 इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, आप कह रहे हो x 0 से ज्यादा अप टू इंफिनिटी होना चाहिए एक, और एक कह रहा है x 10 - 4 से ज्यादा और अप टू इंफिनिटी तक होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, 10 की पावर -4 टू इंफिनिटी। ये दो इवेंट है इवन इंटरसेक्शन E2, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, इवन इंटरसेक्शन E2 का क्या मतलब होता है, जो इनके दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में कौन से सैंपल हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक के। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 की पावर -4 में कौन सैंपल है, 10 - 4 से लेके अप टू इंफिनिटी वाले सैंपल। तो x1 इंटरसेक्शन x2, अगर इवन इंटरसेक्शन E2 कहें, इवन इंटरसेक्शन E2 में कौन से पॉइंट आएंगे जो दोनों में आएंगे, इवन इंटरसेक्शन E2 में कौन से पॉइंट आते हैं जो दोनों में होते हैं, तो दोनों में कौन से पॉइंट हैं, 10 की -4 से लेके अप टू इंफिनिटी। तो ये मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 की पावर -4 अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आ गया कि नहीं, बताओ ध्यान से, यही चीज आ गई कि नहीं। इन दोनों का इंटरसेक्शन भाई x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कह रहा है। अगर इसके पीडीएफ को हम प्लॉट करें, पीडीएफ तो μ0 है ना, हाँ μ0 है तो पीडीएफ ऐसा ही आएगा। और क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0 ये वाला पोर्शन, और एक कह रहा है ये 10 की पावर -4 कहीं यहाँ है, तो एक कह रहा है ब्लैक वाले लाइन से इसके इधर वाला पोर्शन। तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 से ज्यादा वाले में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, 10 की पावर -4 से ज्यादा वाले में ये वाले पॉइंट। तो दोनों में कॉमन क्या है, 10 की पावर -4 से इंफिनिटी वाले पॉइंट दोनों में मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन में कौन से सैंपल आएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 की पावर -4 वाले सैंपल्स आएंगे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वही हो गई जो कॉमन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी, दैट इज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 - 4 की प्रोबेबिलिटी, और नीचे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है q ऑफ 1,
वही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू की भी हो जाएगी। एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 10 - 4 से जो ज्यादा सैंपल है और अप टू इन्फिनिटी, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वही होगी x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 वाले सैंपल, और यहां इक्वल टू कर दिया तो 10 की पावर -4 वाला जो एक सिंगल सैंपल था वो भी ऐड हो गया इक्वल टू की वजह से। अभी तक कौन से सैंपल मिल रहे थे? 10 की पावर -4 से ज्यादा वाले जितने थे अप टू इन्फिनिटी, और इक्वल टू साइन लगाते ही 10 की पावर -4 वाला सैंपल भी जुड़ गया, और एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होती है? ये परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल 0। तो इस इक्वल टू के ऐड होने से एक सिंगल सैंपल ऐड हुआ, उसकी वजह से टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10 की पावर -4 की है वही x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो वो Q(1) है। मैंने ये बता चुका हूं, उसको बार बार आपको रिवाइज कर देना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? लिख दो Q फंक्शन के फॉर्म में। x ग्रेटर देन 0 होता है तो Q फंक्शन आप लगाते हो जनरली, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तब भी Q फंक्शन लगा सकते हो, क्योंकि 0 पॉइंट को ऐड करो ना करो, x ग्रेटर देन 0 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में बस एक सैंपल का डिफरेंस है, 0 सैंपल का, और एक सिंगल सैंपल की वजह से टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप उसको x ग्रेटर देन 0 ट्रीट करते हुए Q फंक्शन लिख सकते हो, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 वाले के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी Q फंक्शन के फॉर्म में वही x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग भी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो कैसे लिखते हैं x ग्रेटर देन x के लिए प्रोबेबिलिटी Q फंक्शन के फॉर्म में? Q ऑफ जो ग्रेटर देन, यहाँ स्मॉल x होता है, x ग्रेटर देन x, स्मॉल x 0 है यहाँ पे, माइनस म्यू अपान क्या? सिग्मा। ठीक है, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी आपकी, जो आ गई क्या आ गई, जो हमें कैलकुलेट करना था, Q(1) डिवाइडेड बाई म्यू 0 है, 0 - 0 अपान सिग्मा 10 की पावर -4 है, तो 0 अपान 10 की पावर -4 क्या आ गया? Q(0) आ गया। और Q फंक्शन की वैल्यू, Q(0) की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, Q(0) फंक्शन की वैल्यू 1/2 होती है। Q(0) होगा क्या बताओ? Q(0) इज नथिंग बट, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होता है। Q(x) क्या होता है बताओ? Q(x) होता है x टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई e की पावर -x² dx, यही तो होता है। और ये होता है, इस पीडीएफ को अगर प्लॉट करें जिसका मीन 0 और वेरिएंस क्या है 1, तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आएगा। मीन 0 है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये परफेक्टली ऐसे आएगा। ये वैल्यू 1/√2 पाई होती है ना। ये क्या है? पीडीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल गॉसियन रैंडम वेरिएबल हुज मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1, यही है। और क्यू फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x। तो पीडीएफ कर्व को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? उस रेंज में, x से इंफिनिटी रेंज में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x आ गया, और उसी को हम कहते हैं क्यू फंक्शन x। ये चीज होती है। क्यू फंक्शन x क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन x, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, वही क्यू फंक्शन होता है। क्यू ऑफ x इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x, और x ग्रेटर देन x की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो पीडीएफ कर्व का उस रेंज के लिए, जिस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, एरिया निकाल दो। रेंज है क्या? ग्रेटर देन x, x से लेके कहां तक? अप टू इन्फिनिटी तक। ये पीडीएफ का इंटीग्रेशन। अब देखो, जब क्यू आप 0 निकालोगे तो ये 0 आ गया x की जगह। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब कई लोग क्या समझ लेंगे, यहां भी 0 यहां भी 0 रख दो। ऐसा नहीं है बेटा, इसीलिए यहां पे नॉर्मली हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और बाद में x रख देना है और एक इंफिनिटी, तो ये x का फंक्शन आ जाएगा। तो ये लिमिट में ही केवल जब ये 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, 1/√2 पाई, है ना, e की पावर -t² dt, ये रहेगा। इसीलिए ज्यादातर यहाँ अंदर t के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, नहीं तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो x जब 0 रखेंगे तो यहाँ और यहाँ भी सब लोग रखने लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0 क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी में पीडीएफ का एरिया। तो अगर यहां भी x² और dx है और यहां भी आपने 0 रख दिया तो आप पीडीएफ का एरिया थोड़ा निकाल रहे हो, वो तो कांस्टेंट का एरिया निकालने लगे, है ना। तो जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट, यहां जब 0 रखेंगे तो लिमिट को केवल इफेक्ट करेगा बेटा, क्योंकि क्यू ऑफ 0 क्या है बेटा? ध्यान से देखना, कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0 मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल का एरिया निकाल लो बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, उसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो
और उसका पीडीएफ होता कितना है, e⁻x²/2√2π, तो 0 से इन्फिनिटी में उसका एरिया निकाल दो। यही तो करते, यही फंक्शन आता। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ e⁻x²/2 dx लिखा हूँ, qx 0 रखा तो यहाँ तो 0 हुआ, आपने यहाँ भी 0 कर दिया, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। dx जैसे x को 0 करोगे, dx d0 0 हो गया, टोटल एरिया 0 आने लगेगा, फिर तो पूरा गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन ही। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 0 to इन्फिनिटी में पीडीएफ कर्व का एरिया बताना है, और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है वो सिमेट्रिक है अबाउट 0 पॉइंट, 0 के राइट में जैसा है वैसा 0 के लेफ्ट में। तो 0 से इन्फिनिटी में जो एरिया होगा वही एरिया -∞ से 0 में भी होगा कि नहीं, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो -∞ से 0 में जो एरिया वही 0 से इन्फिनिटी में एरिया है ना, और -∞ से इन्फिनिटी में टोटल एरिया पीडीएफ का हमेशा क्या होता है 1। तो 0 से इन्फिनिटी में एरिया कितना होगा, आधा एरिया यहाँ पे, आधा एरिया यहाँ पे, तो ये 1/2, ये 1/2, टोटल एरिया 1, क्योंकि जो यहाँ जितना एरिया वही यहाँ उतना एरिया है, और टोटल एरिया 1 है, तो आधा एरिया यहाँ, आधा एरिया यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो Q(0) की वैल्यू आप याद रख सकते हो 1/2, तो 1/2 रखूंगा तो ये ऊपर जाके 2Q(1) आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, दूसरे वाले पार्ट का 2Q(1), पहले वाले पार्ट का था Q1, दूसरे वाले पार्ट का कुछ था रेंज Q(-2 Q(1) था आई थिंक, और इस पार्ट का आंसर 2 into Q(1) आ गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना Q(0) की वैल्यू कितनी है, Qx फंक्शन आ गया ना, x = 0, और Qx फंक्शन आप ऐसे डिफाइन कर दो। इसीलिए यहाँ जो अंदर इंटीग्रेशन लेते हैं वो कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है Q, वो वेरिएबल लिमिट में है, ये ध्यान रखना। तो जब ये t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये t का फंक्शन आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में एक t फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो t का फंक्शन, उसकी लोअर लिमिट x रखोगे तो x बन जाएगा, t की जगह x आ गया, और एक अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो ये किसका फंक्शन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन x का, और वही Q(x) है। तो Q(x) किसका फंक्शन आया, स्मॉल x का, वहां से। तो x को जब कोई वैल्यू रखोगे तो केवल लिमिट में वैल्यू रखोगे, इवन इफ आपने यहाँ पे x के फंक्शन के फॉर्म में ये इंटीग्रेशन लिख रखा है, e⁻x²/2 dx लिख रखा है, तब भी, क्योंकि जनरल डेफिनेशन से जाओ, Q0 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी में जो वैल्यूज ले रहा है उन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी, x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0 से लेके अप टू कहां तक, ग्रेटर देन कब होगा, अप टू इन्फिनिटी तक जितने सैंपल है उनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब और जिस रेंज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उस रेंज में इंटीग्रेट कर देते हो पीडीएफ को, है ना, उस लिमिट में। तो पीडीएफ है कितना, ये उस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन दीज लिमिट्स। कौन सी रेंज थी, 0 से इन्फिनिटी रेंज में हम पीडीएफ का एरिया निकाल लिए, वही हो गया Q(0) की वैल्यू, है ना। तो यहाँ जब x²/2 dx लिखा था तो x 0 रखने पे कुछ लोग होशियार लोग यहाँ भी 0 कर देते, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर तो कुछ आता ही नहीं, फिर तो 0 आ जाता है ना, तो वो गलती मत करना। इसीलिए आपको फंक्शन और कैसे कौन सी चीज आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। Q फंक्शन को गॉसियन रैंडम वेरिएबल, कैसा भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, Q फंक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हो इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे की होने की फिर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो इट इज ऑलवेज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इवन हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E2, दैट इज नथिंग बट इवन इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय इवन, है ना, ये होता है। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, इंटरसेक्शन में जो कॉमन सैंपल्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी आप अलग से निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था गॉसियन रैंडम वेरिएबल का। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल से आप थोड़े फैमिलियर होते जा रहे हैं ना। तो अभी मैं बहुत सारे जो डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उनकी भी हम स्टडी करने वाले हैं। अभी गॉसियन रैंडम वेरिएबल का CDF कैसे लिखते हैं वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैं बार बार चीजें बता रहा हूं कि इसको कैसे आप सोचो, क्या हो रहा है, कैसे Q फंक्शन लिख रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, आप लॉजिक डेवलप करो, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर सॉल्व करते हैं, ओके। तो एक और क्वेश्चन लिया बेटा, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको देख के टिक कर देना चाहिए। इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके देखेंगे फिर इस लेक्चर को क्लोज करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे CDF ऑफ गॉसियन फंक्शन, है ना,
CDF भी पढ़ा दूंगा, है ना, वो भी एक फंक्शन होता है, वो कैसे निकालते हैं पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, द PDF ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय p से रिप्रेजेंट किया है, क्या गिवन है देखो ध्यान से, गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मैं इसको अगर ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ज्यादातर हम यूज करते हैं, क्या है 1/3√2 पाई e⁻x-4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। इसका बता दो वेरिएंस, और अगर मीन मुझसे पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं क्या? इसका मीन म्यू कितना है बेटा, ध्यान से बताओ, 4 है, और वेरिएंस अगर वेरिएंस पूछा जाए तो ये 9 है। ध्यान से देखो 4 और 9 ही लिखा हुआ है। ये देखो 3 को जब अंदर लेते जाओगे 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर होता है, 2 पाई के साथ जो अंडर रूट में मल्टीप्लाइड होता है वही सिग्मा स्क्वायर होता है, तो 3 को जब अंदर ले जाओगे रूट के तो 9 हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 9, 2 पाई सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर कितना है 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इज 9, और यहाँ होता है e⁻x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो म्यू इज 4/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अगर 9 है तो 2 इंटू 9 18 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से मैं इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ठीक है ना। तो ये आपको देख के PDF कंपेयर करके सिग्मा और म्यू की वैल्यू या सिग्मा स्क्वायर और म्यू की वैल्यू पता चलनी चाहिए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 4 विल बी। तो इसकी मैंने हमेशा बताया था, अगर कभी एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप हमेशा 4 माइनस a माइनस टू 4 प्लस उसके fx dx को, आप किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी जब भी पूछी जाती है तो क्या करते हो, उस रेंज के अंदर PDF कर्व का एरिया निकाल लेते हो, उस रेंज के अंदर PDF कर्व का एरिया निकाल देते हो, तो उस रेंज की आपको क्या मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ 4x = 4 एक सिंगल पॉइंट असाइन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो मैं क्या ले लेता हूं, एक बहुत ही स्मॉल रेंज 4 माइनस से लेके 4 प्लस, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एक बहुत ही स्मॉल एप्सिलॉन नंबर ले लिया, 4 माइनस एप्सिलॉन टू 4 प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन जब टेंड करेगा 0 को तो 4 माइनस एप्सिलॉन भी 4 को टेंड करेगा और 4 प्लस एप्सिलॉन भी टेंड 0 को करेगा, तो आप 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन के भी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और एप्सिलॉन जैसे टेंड 0 को कर जाएगा 4 माइनस एप्सिलॉन भी 4 को कोइंसाइड कर जाएगा 4 प्लस एप्सिलॉन, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी मिल जाएगी, 4 की मिल जाएगी, है ना। यही मैंने सिखाया था आपको, fx dx, ठीक है। और जब भी एक परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो उस केस में मैंने प्रूफ किया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसके सिंगल पॉइंट असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0, इसी रिलेशन से। देखो अब PDF अगर हम इसका प्लॉट करें, हम अगर इसका PDF प्लॉट करें तो PDF विल बी कंटीन्यूअस फंक्शन, ये x का कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, यहाँ कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, और इसमें कोई इंपल्स आएगा क्या PDF में, नहीं आएगा। जब मैंने बताया था, मैंने प्रूफ भी किया था जब गॉसियन फंक्शन ही पढ़ रहे थे, PDF फंक्शन में अगर कोई इंपल्स फंक्शन आ गया, PDF कर्व में अगर कोई इंपल्स फंक्शन है किसी पॉइंट पे, तो उस सिंगल पॉइंट के एज्यूम करने की फिर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी होगी क्या, जो इंपल्स फंक्शन है उसका जो एरिया होगा वही उस सिंगल पॉइंट के एज्यूम करने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अगर PDF कर्व में इंपल्स फंक्शन नहीं है तो आपकी सिंगल पॉइंट एज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी, मैंने बता दिया ये तो, है ना। तो जिस पॉइंट पे इंपल्स फंक्शन होगा उसी केस में उस पॉइंट को एज्यूम करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 होगी किसी सिंगल पॉइंट असाइन होने की, until unless there is impulse at that point, ठीक है। तो x = 4 की पूछी है, देखो x माइनस में ये सिमेट्रिकल कर्व नहीं आएगा, गलत बना दिया, इसका मीन क्या है, 4 है, इसका मीन 4 है, तो ठीक है, इसका मीन 4 है, देखो ध्यान से, तो ये मीन कहीं 4 हम ले लेते हैं, तो मीन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है ना, तो ये मीन 0 नहीं है, ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और मीन पे वैल्यू PDF की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड दैट वैल्यू भी x = 4 रखो, 4 माइनस 4 0, है ना, e⁻0 कितना हो गया 1, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3√2 पाई आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब देखो ध्यान से, ये 4 पॉइंट पे वैल्यू है किसकी, PDF की, देखो एक आंसर ये भी है, ये PDF की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू है,
एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पे 1/3 रूट 2 पाई है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है x इज इक्वल टू 4 की, है ना, x4 वैल्यू असाइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या ये पूछा गया है, ना कि x4 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू क्या है ये पूछा गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या है 1/3 रूट 2 पाई, लेकिन प्रोबेबिलिटी x4 असाइन होने की, रैंडम वेरिएबल x को 4 सैंपल पॉइंट असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या ये पूछी गई है। और वो कैसे निकालते हैं, पीडीएफ करो को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करो को इंटीग्रेट करके बिटवीन गिवन रेंज, तब वहां से प्रोबेबिलिटी मिलती है। ये डिफरेंस समझना, इसीलिए देखो कि एक ऑप्शन ये भी है 1/3 रूट 2 पाई, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 4, ना कि प्रोबेबिलिटी है एट x इज इक्वल टू 4 की, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, चूंकि 4 पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर मैं लेफ्ट से भी अप्रोच करूंगा 4 को तो यही वैल्यू आएगी, राइट से भी अप्रोच करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, और 4 पे फंक्शन की वैल्यू भी यही है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट 4 पे, तो 4 माइनस एप्सिलॉन पे भी, एप्सिलॉन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट, तो 4 माइनस एप्सिलॉन पे भी fxx की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। 4 प्लस एप्सिलॉन पे भी इस फंक्शन की वैल्यू fxx की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन रेंज में जो fxx की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, क्योंकि दैट रेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो 4 माइनस एप्सिलॉन पे भी वैल्यू ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, 4 प्लस एप्सिलॉन पे भी वैल्यू ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, और जो बीच में 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे भी वैल्यू ऑलमोस्ट इसी के बराबर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, लिमिट, ध्यान से, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 4 माइनस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन, fxx की वैल्यू इस रेंज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट, ये लिख सकता हूं। अब देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, क्या आ गया 1/3 रूट 2 पाई, तो बाहर आ गया, ये बचा 1 dx मतलब x, और लिमिट क्या है 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो ये देखो क्या आ गया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 1/3 रूट 2 पाई, 4 माइनस एप्सिलॉन टू 4 प्लस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस एप्सिलॉन, ये क्या आ गया 8 ये आ गया 2 एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन रखा माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस एप्सिलॉन, तो 4 माइनस 4 का कैंसिल, एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन आ गया। अब देखो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रख दो, यहां 0 रखोगे, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू 0 इज 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एक सिंगल पॉइंट एज्यूम करने की कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, अगर वो परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो 0 ही होती है। तो करेक्ट आंसर ये है, ये बताया था, देख के आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया ताकि आपको और क्लैरिटी ला पाऊं, उस चीज को जो बताया था उसको यहाँ पे भी शो कर पाऊं, ठीक है ना, वही चीज मैंने रिवाइज कर दी। तो हमेशा 0 आएगी। और परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में fxx क्या होता है, कंटीन्यूअस नेचर का होता है, बस इंड पॉइंट्स पे वहां पे स्टेप चेंजेस हो सकते हैं, इंपल्स नहीं। जैसे इंपल्स फंक्शन आ गया पीडीएफ में किसी पॉइंट पे, तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं है, वो मिक्स रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वो मिक्स रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। तो ये 0 आएगा, आंसर इज 0, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं क्लोज करता हूं। गॉसियन रैंडम वेरिएबल से थोड़ा सा फैमिलियर हो गए, क्यू फंक्शन को कैसे यूटिलाइज करना उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल का पढ़ाऊंगा सीडीएफ, वो भी एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन की भी डिफिनेशन पढ़ाऊंगा। वो खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के बारे में। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल जब पढ़ लेंगे, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जनरल क्वेश्चन करेंगे कि पीडीएफ गिवन है के की वैल्यू बता दो, पीडीएफ गिवन है किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी बता दो, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो हम एक रैंडम वेरिएबल के जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सिंगल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। फिर अगला मैं पढ़ाऊंगा आपको मैपिंग वाला, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल पता है, उसको मैप करके आपने दूसरा रैंडम वेरिएबल बना दिया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीडीएफ फंक्शन की एनालिसिस के साथ गॉसियन रैंडम वेरिएबल के। ओके, थैंक यू वेरी मच।